नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़। और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के लिए बजट पेश कर दिया गया। इस उम्मीद की जा रही थी इस बजट में किसानों के लिए या आम लोगों के लिए, खासतौर पे नौकरी पेशा लोगों के लिए कुछ खास बड़े ऐलान किए जाएंगे। ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि आज प्रधानमंत्री ने इस बजट पर रिएक्शन देते हुए कहा कि इस बजट के दिल में गांव है और इससे कृषि क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अगर देखें तो टैक्स स्लैब में कोई चेंज नहीं किया गया, लेकिन डीजल पेट्रोल में कृषि सेस लगाया गया। अब हालांकि ये कहा गया है कि जो कृषि सेस है ये आम लोगों को पे नहीं करना है, ये कंपनियों का इसका जो भुगतान होगा वो कंपनियों से लिया जाएगा। आइए हम देखते हैं कि बजट को अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने किस तरह से लिया। जहां प्रधानमंत्री ने इसकी बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा कि इससे कृषि क्षेत्र को फायदा होगा। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ये धोखे का बजट है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच दोनों जो स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि इस बजट में बहुत भटकाव है और इसमें किसानों के लिए या कृषि क्षेत्र के लिए कुछ भी बड़ा ऐलान नहीं किया गया। आइए हम देखते हैं कि इस बजट को लेकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने किस तरह के रिएक्शन दिए हैं। आइए देखिए आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने बजट को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया दी। कि देश का सेल ये हाला नहीं, देश निर्माण के लिए कोई बजट नहीं बल्कि ये देश बेचने का बजट था। आप लोग सब लोग जानते हैं, पहले रेलवे को बेचा, एयर इंडिया को बेचा, भारत पेट्रोलियम को बेचा गया, तरह तरह की संस्थानों के संपत्तियों को बेचा गया। और ये पूरी तरीके से जितने प्रतिष्ठान हैं और जितनी संपत्तियां हैं बची हुई देश की, उसको बेचने की तैयारी और निजी क्षेत्रों में देने की तैयारी चल रही है। इस बजट में और क्या बिक रहा है? गैस पाइपलाइन है, स्टेडियम है, सड़क मार्ग है, वेयर हाउसेज हैं। जो देश की संपत्तियां रही उसको और बेचने की पुरजोर तरीके से तैयारी की जा रही है। आम नागरिकों का कमर तोड़ दिया गया है और केवल कुछ चंद लोगों का ही इस बजट में ख्याल रखने का काम भारत सरकार ने किया है। आप देखे होंगे कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और लोग कई एक बजट बिहार का देख लिया, भारत सरकार का देख लिया कि बिहार के लिए उन लोगों ने क्या किया। बिहार को पूरी तरीके से ठगने का काम किया गया और अद्भुत है, जब बिहार को कुछ नहीं मिल रहा था तो बिहार से जो जीते हुए 39 सांसद थे वो केवल थपथपा रहे थे। बिहार को एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ नहीं मिला, कोई विशेष पैकेज नहीं, स्पेशल स्टेटस तो दूर की बात है, लेकिन कोई चारों तरफ से दबे हुए एक काम ऐसा बिहार के लिए कोई योजना के तहत या कोई अलग बिहार को देखते हुए अगर कोई प्लानिंग अगर की गई होती तो शायद आप लोगों को, हम लोगों को खुशी होती, लेकिन बिहार को पूरी तरीके से इग्नोर किया गया। हम तो बिहार के मुख्यमंत्री से पूछते रहेंगे कि केवल हाथ ही हिलाएंगे या बताएं कि बिहार को इस बजट से क्या मिला। बिहार में डबल इंजन की सरकार है तो क्या दिख रहा है अलग? क्या आपको विशेष तौर पे बिहार को मदद मिली, सहयोग मिली, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो या किसी अन्य क्षेत्रों में? पूरी तरीके से बिहार के साथ जो है सौतेला व्यवहार किया गया और केंद्र सरकार लगातार जो है ये कहती रही है
कि 2022 तक जो है किसानों का आय दुगुना करेंगे, लेकिन 2020 में ही भिखारी बनाने की तैयारी केंद्र सरकार ने कृषि बिल के माध्यम से कर दिया। बिहार की क्या दयनीय स्थिति है ये आप सब लोगों को पता है। धान के खरीद को लेकर के या जिस प्रकार से अलग विशेष अतिरिक्त बोझ डीजल पे बढ़ाया गया है, टैक्स बढ़ाया गया है आम लोगों पर, ये सब लोग हम लोग देख रहे हैं। मुख्यमंत्री खामोश क्यों है इस बजट के आने के बाद, ये समझ में नहीं आ रहा। खामोशी शायद इसलिए है क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है कि बिहार को इस डबल इंजन की सरकार ने क्या दिया। ना कोई कारखाना, ना कोई उद्योग, ना रोजगार की चर्चा, ना इंफ्रास्ट्रक्चर की बातें, कोई है ना एग्रीकल्चर में कोई एक ऐसा सेक्टर नहीं जहां बिहार को कुछ मिला। आप लोग याद कीजिए वो दौर जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे, इसमें तो रेलवे गायब ही हो गया। रेलवे को इसलिए गायब किया गया क्योंकि ये लोग लालू जी की तुलना नहीं कर सकते थे। जिस प्रकार से आदरणीय लालू जी ने रेलवे को चलाने का काम किया, हर एक साल 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया था, और ऐसे में दिया था जब हर साल जो है किराया कम किया जाता था। यही बिहार को लालू जी ने 3-4 कारखाने रेलवे ने उस समय बिहार को देने का काम किया। आज कहाँ है, क्या मिल रहा है बिहार को? और वो तब था जब यहाँ बीजेपी और एनडीए की सरकार थी। बिना पक्षपात किए हुए विशेष पैकेज 1,25,000 करोड़ का भी यूपीए के समय में बिहार को लालू जी ने दिलवाने का काम किया। आज तो हम लोग सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या मिल रहा है बिहार को। 39 सांसद जीत करके गए हैं, केवल ताली पीटने गए या बिहार के लिए आवाज उठाने गए। आज दुर्भाग्य है जो लोग भी जीत करके टेबल पटपटकाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बुरी तरीके से देश की जनता निराश है, आम नागरिक निराश है, परेशान है, और पूरी तरीके से उन पे जो है अतिरिक्त बोझ डालने की तैयारी केंद्र सरकार ने की है। कई राज्यों में सड़कें बनाने की बात कही गई है, कोलकाता, जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, ये एक दिन से घोषणा की गई है। अब देखिए, इसमें समझदार को समझाने का कोई मतलब नहीं। सब लोग, आप लोग समझदार हैं और सब लोग समझते हैं। सामने देख चुनाव हाँ समझ रहे हैं। जहाँ जहाँ चुनाव है उसका बार बार चीख के नाम लिया गया, ये स्वाभाविक है ना। बिहार में भी वैक्सीन सबको मिल रहा था फ्री में। 19 लाख रोजगार जो है सभी लोगों को बिहार में मिल रहा था। अब तो इसकी चर्चा नहीं कीजिए, क्योंकि उनके अनुसार तो वो चुनाव में जुमला होता है। तो जहाँ जहाँ चुनाव है वहाँ केवल घोषणाएं की गई हैं, काम नहीं करना है। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, यही बीजेपी और एनडीए सरकार का काम है। यहाँ भी लोगों को ठगा गया। क्या क्या नहीं कहा गया था कि क्या नहीं करेंगे, डबल इंजन की सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी को भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे पाए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक नई यूनिवर्सिटी का भी निर्माण बिहार में इस बजट में नहीं है। ना कोई अच्छे अस्पताल, ना कॉलेजेस, ना कोई अलग इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधाएं, कुछ भी अलग बिहार में नहीं है। बिहार के लिए क्या, अब तो देश को ही बेचने की तैयारी है। हम लोग तो ये बार बार से कह रहे हैं, बजट ही नहीं बल्कि सेल था। ये देश के निर्माण के लिए नहीं बल्कि देश को बेचने का बजट और सेल था। और ये आप सब लोगों ने देखा होगा। और पूरी तरीके से पहले लोगों में उत्साह होता था कि हमारे लिए क्या मिलेगा, क्या सरकार आगे 5 साल का क्या काम रहेगा, इस साल का क्या काम रहेगा। लेकिन
पूरी तरीके से निराशाजनक, और हम लोग को उम्मीद थी बीजेपी से कि यही बजट लाएंगे, देश को बेचने वाला ही बजट लाएंगे। आज संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, पूरी तरीके से सरकारी इंस्टीट्यूशन हो या किसान हो, सभी लोग, छात्र, युवा, बेरोजगार, सब लोग जो है निराश है, मायूस है इस मौजूदा सरकार के बजट से और सेल से। कहा है whatever he said, I'll just give you a very few line summary in Hindi of that. आदरणीय मित्रों, मोदी सरकार का ये बजट, अगर उसका एक शब्द में सार, जैसा चिदम्बरम साहब ने कहा, कहें तो इस बजट का नाम है धोखेबाज बजट। ये बजट का सार है धोखा, ये धोखे पर आधारित है। और जैसा उन्होंने विनिवेश के बारे में चर्चा करते हुए कहा, इसके बारे में केवल 2 लाइन में कहा जा सकता है कि बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। ये है इस बजट का सार। इस बजट ने गरीब को धोखा दिया, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया, मजदूर, किसान, छोटे उद्योग को धोखा दिया, और उन सांसदों को भी धोखा दिया जो वित्त मंत्री के बजटीय भाषण को सुन रहे थे। जो चीजें देश की सुरक्षा और अस्मिता के लिए आवश्यक थी, उनकी चर्चा तक वित्त मंत्री ने नहीं की। उदाहरण के तौर पर आपने देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े डिफेंस बजट के बारे में कहा। डिफेंस बजट में 1 फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाई गई। ऐसे समय में जब चीन हमारी सरजमी पर कब्जा किए है, रक्षा बजट की चर्चा तक ना करना इस देश की सरकार की प्राथमिकता या उसकी कमी की ओर इशारा करता है। स्वास्थ्य, जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू कोरोना काल में है, वो भी धोखे पर आधारित है। और उसके आंकड़े चिदम्बरम साहब ने दिए कि अगर फाइनेंस कमीशन और कॉस्ट ऑफ वैक्सीनेशन को निकाल दिया जाए तो यहां तक कि ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन का बजट भी स्वास्थ्य के अंदर जोड़कर एक आंकड़ों की फेल जादूगर की मायावी जादूगरी पेश करने का एक फेल कोशिश की गई। जिस प्रकार से राजकोषीय घाटा और वित्तीय घाटा लगभग 9.5-10% तक पहुंच गया है, यह निवेशकों के लिए और इसकी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी है। सरकारी खर्चे में 1 पैसे की बढ़ोतरी ना करना, जिससे अर्थव्यवस्था और रोजगार दोनों उत्पन्न होते, यह अपने आप में इस सरकार की मिसप्लेस प्रायोरिटीज को दिखाता है। सबसे बड़ा धोखा खेती के साथ किया गया। खेती का बजट लगभग 6% काट दिया गया। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को 2000 करोड़ से 1500 करोड़ कर दिया गया। और पीएम किसान योजना, जिसकी बार बार चर्चा की जाती है, उसमें 13% की कटौती कर दी गई। लघु और छोटे उद्योगों को बड़ा झटका देते हुए मात्र 15,700 करोड़ की घोषणा हुई। यह ऐसे ही है जैसे आपने फरमाया कि एक भूखे हाथी को एक घास की मुट्ठी उसके पेट की आग बुझाने के लिए दे दी जाए। सभी सरकारी। नमस्कार। तो बजट आखिर आ ही गया। बजट पे टिप्पणी चल रही है, प्रधानमंत्री ने भी अपनी टिप्पणी दे दी है, उसको भी मैं सुन रहा था। और टीवी चैनल पे डिस्कशन चल रहे हैं। टीवी चैनल पे डिस्कशन चल रहे हैं कि जो टैक्स पे करने वाले हैं उनके लिए क्या हुआ, यानी कि जैसे जो इनकम टैक्स पे नहीं करते, मानो वो टैक्स ही पे नहीं करते हैं। सारी चर्चा सिर्फ शहरों पे, जिसे मिडिल क्लास कहते हैं, उसके बारे में। लेकिन गांव देहात किसान के लिए क्या हुआ, इसकी चर्चा नहीं है। लेकिन हमने कहा था कि हम इस पे फोकस करेंगे। जैसा मैंने बताया, पिछले 5 साल से हर साल हम बजट देखते हैं और बजट में किसान के लिए क्या है, किसान का बजट ये क्या है, इसके बारे में आपको बताते हैं। आपको ध्यान होगा, सुबह जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने कहा था बजट के डायलॉग मत देखिएगा, बजट के आंकड़े देखिए। और आंकड़े में भी इधर उधर आए बाएं आंकड़े मत देखिएगा,
एलोकेशन देखिएगा, यानी कि किस मद में कितना पैसा आवंटित किया गया। बजट ये है, बाकी सब इधर उधर की बातें, और वो देखेंगे तो आपको हैरानी होगी। ये मैंने सुबह कहा था, आपको भी अजीब लगा होगा, लेकिन एग्जैक्टली वही हुआ एक बार फिर। प्रधानमंत्री को अभी मैं सुन रहा था, कह रहे थे बजट पारदर्शी है। पारदर्शी बजट कौन सा होता है? जिसके अंदर बजट में जो कहा गया हो वही उसके आंकड़ों में लिखा गया। अब आपको मैं बताता हूं कितना पारदर्शी बजट है। हमारी वित्त मंत्री कहती है, प्रधानमंत्री ने कहा ये कृषि को आगे ले जाने वाला बजट है, किसानों की आमदनी दोगुना करने वाला बजट है। शायद इनको लगता है कि बस बोलते जाओ, कोई देखने वाला तो है नहीं। मैंने एक बात कही थी ना, मैंने कहा था किसानों की आय दोगुनी करने की जो कोई भी बात करे उससे पलट के बस एक छोटी सी बात पूछ लीजिए कि जी घोषणा किए हुए आपको 5 साल हो गए, आपने कहा था 6 साल में आप दोगुनी करेंगे, अब तक कितना हुआ? इसका आंकड़ा नहीं दिया गया। आज तक सरकार ने नहीं दिया है, आज भी नहीं दिया गया, और प्रधानमंत्री ने भी अब बस ये जुमला है बोल दिया, लेकिन इसका आंकड़ा नहीं दिया। लेकिन मैं आपको और शॉकिंग चीजें बताने वाला हूं। इस बजट की हकीकत किसानों के लिए क्या है? हमारी वित्त मंत्री ने तमाम आंकड़े दिए, गेहूं की इतनी खरीद हुई, चावल की इतनी खरीद हुई, दालों की इतनी खरीद हुई। वो कुछ ऐसा इशारा कर रहे थे जैसे सरकार ने ये इतना पैसा किसानों को दिया है, और चालाकी से क्या कर रही थी, 2013-14 का आंकड़ा दे रही थी और इस बार का आंकड़ा दे रही थी। मतलब क्या था कि कांग्रेस ने इतनी खरीद की और हमने इतनी खरीद की, ये मोटी तौर पे बात कह रही थी। मगर बहन जी, इसका बजट से क्या संबंध है? ये बजट का तो आंकड़ा है ही नहीं। इसका बजट से संबंध क्या है? संबंध तब होता अगर सरकार ये पैसा अपनी जेब से दे रही होती। सरकार ने तो दिया नहीं है, ये एफसीआई खरीद कर रही है, और एफसीआई ने लोन ले रखा है, और एफसीआई को सरकार जितना सपोर्ट देती है वो सपोर्ट बढ़ाने की बजाय घटा दिया है सरकार ने। हैरानी होगी ना आपको। और आंकड़े बताता हूं, ज्यादा महत्वपूर्ण बात बताता हूं। मैंने आपको बताया था कि देश के अंदर अंदाजन देश का 30 लाख करोड़ का बजट है, और अंदाजन 1.5 लाख करोड़ के करीब उसमें किसानों पे खर्च किया जाता है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज सरकार का नाम है इसके लिए। उसमें कितना खर्च हुआ? अब ध्यान से सुनिए। पिछले साल एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज के लिए सरकार ने अपने बजट में 1,54,000 करोड़ रुपए रखे थे। इस साल कितने रखे? ध्यान से सुन लीजिए। इस साल रखे 1,48,000 करोड़ रुपया। मतलब कि एग्रीकल्चर का बजट घट गया है। जी हां, तमाम चर्चा के बीच, तमाम बातों के बीच, अन्नदाता, किसान, ये वो सब बातों के बीच हकीकत ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर सरकार ने अपना बजट इस बार घटा दिया है। और घटाया किस किस चीज पे है? पीएम किसान जो सरकार की योजना है, सबसे बड़ी योजना जिसे सरकार जिसका नाम लेते हुए थकती नहीं है, उस योजना में पिछले साल 75,000 करोड़ रुपए रखे गए थे। इस साल उसे घटा के 65,000 करोड़ रुपए कर दिया है। 10,000 करोड़ रुपया कम कर दिया है, जबकि सरकार अभी तक आधे किसानों तक भी ये योजना पहुंचा नहीं पाई है। अगर पूरे तक पहुंचाए तो 75,000 करोड़ रुपए को बढ़ा के 1.25 लाख करोड़ रुपए इनको करना पड़ता, लेकिन उसका घटा के 65,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पीएम आशा एक दूसरी स्कीम है, जिस स्कीम के जरिए किसानों को एमएसपी मिल सके, प्रोक्योरमेंट में सरकार मदद कर सके, इसका पैसा बताया जाता है। वो पैसा कितना था? पिछले साल के बजट में वो पैसा था 500 करोड़ रुपया। मजाक है। भारत सरकार किसानों को एमएसपी दिलवाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान करे, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। इस साल उसे घटा के 400 करोड़ रुपए कर दिया गया। 2 और स्कीम है, एमआईएस और टीएसएस, जिसके जरिए सरकार किसानों को मार्केट में इंटरवेंशन करके किसानों का फसलों का दाम बढ़े, इसका प्रयास करती है। इसके लिए पिछले साल 2,000 करोड़ रुपया रखा, और खर्च पता है कितना किया? खर्च 1,000 करोड़ भी नहीं किया है, 996 करोड़ किया है। इसलिए अब उन्होंने बजट ही घटा दिया कि ये तो हमसे खर्च हो ही नहीं सकता।
अब बजट इसका घटा के सिर्फ 1500 करोड़ रुपया कर दिया गया है। ये एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड जिसकी बड़ी बात हो रही है, प्रधानमंत्री ने भी कहा एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड बहुत बड़ी चीज हमने क्रिएट कर दी है। 1 लाख करोड़ रुपया, सुनने में कितना अच्छा लगता है। 1 लाख करोड़ रुपया पिछले साल घोषणा हुई थी। मेरा सवाल ये, इसमें सरकार ने कितना दिया है, अब तक कितना हुआ है? अब तक इस 1 लाख करोड़ की घोषणा में 2,990, 3,000 से भी कम एक्चुअली एग्रीमेंट साइन हुए हैं, मतलब इन प्रिंसिपल कमिटमेंट हुआ है, वो भी दिया नहीं गया है, लेकिन वो इन प्रिंसिपल हुआ है कि हाँ इतना किया जाएगा। कहा यह बजट नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। वर्ष 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी है और विकास का विश्वास भी है। यह बजट सभी वर्गों, बुजुर्गों, युवाओं, महिलाओं, संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, छोटे बड़े उद्यमियों की आशाएं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हेल्थ एंड वेलबींग, फाइनेंशियल कैपिटल, इंक्लूसिव ग्रोथ, ह्यूमन कैपिटल, इनोवेशन एंड R&D, मिनिमम इंटरवेंशंस इस बजट के स्तंभ हैं जो भारत के हर क्षेत्र के विकास पर आधारित है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की नीति में बदलाव किया गया है। MSME सेक्टर को मजबूती प्रदान की गई है। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी जो परिवर्तन लाएगा। शिक्षा एवं रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये सभी प्रयास देश में रोजगार सृजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। पहली बार स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 137% की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को 92,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ तक पहुंचाया गया है। 64,180 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत परियोजना के लिए दिए गए हैं। ये अपने आप में भारत की स्वास्थ्य की तस्वीर बदलने वाला है। कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की प्रावधान की गई है और मोदी जी की सरकार कोविड को भारत से जड़ से खत्म करने के लिए कृत संकल्प है। इतनी गंभीरता हमने इस विषय की रखी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में केंद्र की NDA की सरकार किसानों के कल्याण एवं आय को दुगना करने के लिए कटिबद्ध है। MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पिछली सरकार से करीब 3 गुना अधिक राशि किसानों के खातों में पहुंचाई गई है। हमारे सीनियर सिटीजन्स जो 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को IT रिटर्न से राहत देने और पेंशन से आय की इनकम टैक्स की छूट दी जा रही है। सभी के लिए घर हमारे लिए प्रायोरिटी का विषय है। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती के प्रावधान को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। अगर 1938 में चले आ रहे इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव एक सकारात्मक कदम है जो बहुत दिनों से चर्चा में था लेकिन किया नहीं गया था, उसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज उसमें परिवर्तन किया है। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश बैंकिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करेगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश माने जाने के बाद
अब राज्यों को केंद्रीय करों का 30% से बढ़कर 41%, 41% उनको हिस्सा मिल सकेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसका प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले बजट से 30% अधिक है, 30% अधिक है। इसके अतिरिक्त राज्यों और स्वतंत्र बॉन्डेज यानी बॉन्ड्स भरने का भी उनको 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हमारे स्वच्छ जल के लिए देश भर में अगले 5 वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों को हाई एजुकेशन काउंसिल का गठन करके उनकी विकास की बात सोची जा रही है। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव भी स्कूल की शिक्षा को मजबूत करने के लिए रखा है। रिसर्च के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। आदिवासी इलाकों में लगभग 38,000 करोड़ रुपए की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का भी प्रावधान है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो उज्ज्वला योजना ने जो भारत में तस्वीर बदली है, 8 करोड़ बहनों को कनेक्शन मिला है, उसमें 1 करोड़ महिलाओं को और ये गैस का कनेक्शन पहुंचाने का योजन इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जा रही है। टी गार्डन में काम करने वाले हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो उनके विकास में लगाया जाएगा। हमारे जो प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं लाई गई। देश भर में एक देश में एक राशन कार्ड योजना लागू होगी। यह हमारे मजदूरों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। वो गांव छोड़ करके दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाता है, उसे वहां राशन उपलब्ध हो सकेगा, सस्ता राशन, इसकी व्यवस्था की जा रही है। एमएसएमईज के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट कोरोना संक्रमण के समय छोटे, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने की योजना रखी गई है। छोटे कंपनियों की परिभाषा बदलकर इसके लिए पंजीकृत आधार में 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को 34% बढ़ाया गया है। यह इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो आवंटन किया जाता है, उसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन मंत्रालय के 1 लाख 8 भाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया है। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं, वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन को एक नया आयाम देना, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए नए नए क्षेत्रों को विकसित करना, आधुनिकता की तरफ आगे बढ़ना, नए सुधार लाना। साथियों, नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। ये बजट इंडिविजुअल्स,
इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत सकारात्मक बदलाव लाएगा। मैं इसके लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला जी को और उनके साथी मंत्री अनुराग जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, ऐसे बजट देखने को कम ही मिलते हैं जिसमें शुरू के 1-2 घंटों में ही इतने सकारात्मक रिस्पांस आए। कोरोना के चलते कई एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे थे सरकार आम नागरिकों पर बोझ बढ़ाएगी, लेकिन फिस्कल सस्टेनेबिलिटी के प्रति अपने दायित्वों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बजट साइज बढ़ाने पर जोर दिया। हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया है कि बजट ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। मुझे खुशी है कि आज अनेक विद्वानों ने इस बजट की ट्रांसपेरेंसी की सराहना की है। साथियों, भारत कोरोना की लड़ाई में रिएक्टिव होने के स्थान पर हमेशा ही प्रोएक्टिव रहा है। चाहे वो कोरोना के काल में किए गए रिफॉर्म्स हो या फिर आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, इसी प्रोएक्टिवनेस को बढ़ाते हुए आज के बजट में भी रिएक्टिव का नामो निशान नहीं है। साथ ही हम एक्टिव पर, स्टेटस को पर भी अटके नहीं हैं और हमने इस बजट में भी प्रोएक्टिव बजट देकर के देश के सामने प्रोएक्टिव होने का संदेश दिया है। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। ये बजट देश के हर क्षेत्र में विकास यानी ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करता रहता है। खास तौर पर मुझे खुशी है कि इस बजट में दक्षिण के हमारे राज्य, पूर्वोत्तर के हमारे राज्य और उत्तर में लेह लद्दाख जैसे क्षेत्रों में विकास पर विशेष ध्यान दिया है। ये बजट भारत के कोस्टल स्टेट्स जैसे तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, इनको एक बिजनेस पावर हाउस बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाए। नॉर्थ ईस्ट के राज्य जैसे असम के अनएक्सप्लोर्ड पोटेंशियल को टैप करने में बजट बहुत बड़ी मदद करेगा। इस बजट में जिस तरह से रिसर्च एंड इनोवेशन इकोसिस्टम पर बल दिया गया है, जो प्रावधान किए गए हैं, उनसे हमारे युवाओं को ताकत मिलेगी। भारत उज्जवल भविष्य के लिए बहुत ठोस कदम रखेगा। साथियों, देश के सामान्य मानवी का, महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए उनके स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण, शुद्ध जल और अवसरों की समानता, इस पर इस बजट में विशेष बल दिया गया है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि के साथ साथ कई व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं।